एक विचारशील सहकर्मी। टेलीग्राम भेजे जाने के तुरंत बाद ही हंगामा मच गया। सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जो जैसा कि हम देख चुके हैं, गांधी जी और अन्य लोगों का निर्णायक और पूर्व निवारक दमन करने में सबसे उत्साही लोगों में से थे, अपना संयम खो बैठे थे। वे 12 अगस्त को वायसराय से मिलने गए और उनसे कहा कि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें लगा कि गांधी जी से मिलकर उनसे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आग्रह करना एक अच्छा विचार होगा। वायसराय ने तुरंत एक अत्यावश्यक, गुप्त, निजी और व्यक्तिगत तार भेजकर इस अप्रत्याशित घटनाक्रम की सूचना राज्य सचिव को दी। उन्होंने अमेरी से कहा कि उन्हें नहीं पता कि सर सीपी क्या चाहते हैं, जब तक कि उन्हें भी यह महसूस न होने लगे कि यह मामला मेरे हिंदू सहयोगियों पर कितना दबाव डाल रहा है। लिनलिथगो ने बताया, अब तक उन्होंने बिल्कुल विपरीत रुख अपनाया है और कड़ा रुख अपनाने को आतुर रहे हैं। लिनलिथगो ने अपने सहयोगियों की प्रतिक्रियाएं मांगी। मैंने ए रामास्वामी मुदलियार और जेपी श्रीवास्तव से गोपनीय रूप से परामर्श किया है। दोनों ही गांधी के साथ किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ हैं, जो कि जैसा कि मुदलियार ने कहा था, एक त्याग होगा। श्रीवास्तव उन्हें मरने तक अनशन करने देंगे। मुझे यकीन है कि मेरे मुस्लिम सहयोगियों का और लगभग निश्चित रूप से अंबेडकर का भी यही रुख होगा, और हालांकि मैं सीपी के अनुरोध को सावधानी और सम्मान के साथ लूंगा, फिर भी मेरा उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। इस मुद्दे पर पीछे हटने का मेरा जरा भी इरादा नहीं है, और मैं इस आधार पर आगे बढ़ रहा हूं, जिसकी पुष्टि के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मंत्रिमंडल ऐसी किसी भी चीज का पूरी तरह से विरोध करेगा जिसे दूर से भी झुकना या समझौता करने वाला कहा जा सके। निस्संदेह जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और तनाव बढ़ता जाएगा, हमें ऐसे और भी प्रयास देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इस मामले को अपनी जिम्मेदारी पर, यदि आवश्यक हो तो अंतिम उपाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, खासकर इसलिए क्योंकि देश की वर्तमान स्थिति में किसी भी अशांति को उचित ठहराने वाला कुछ भी नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है, सीपी रामास्वामी अय्यर अंततः चले गए, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे एक शिष्ट अतिथि के रूप में जाएं, यानी इस तरह से कि मेजबानों इस मामले में अंग्रेजों को असुविधा न हो और निश्चित रूप से उन्हें नाराज भी न करें। वे वायसराय से बार बार मिले। उन्होंने उन्हें पत्र भेजे। वायसराय ने अपने स्पष्ट तर्क प्रस्तुत किए। आप अभी अभी परिषद में शामिल हुए हैं। जब आप शामिल हुए थे तो आपको अच्छी तरह पता था कि टकराव आसन्न है। वास्तव में आप स्वयं उन लोगों में से थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि गांधी और कांग्रेस के साथ सबसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिस परिषद का आप हिस्सा हैं, उसने स्वयं यह निर्णय लिया था। मैंने तय कर लिया था कि गांधी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दरअसल आपके और आपके सहयोगियों के आग्रह पर ही मैंने महामहिम की लंदन सरकार को लिखा था कि एक बात जिसे यहाँ कोई स्वीकार नहीं करेगा, वह यह है कि अगर लंदन सरकार गांधी जी या कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करती है, तो आप चाहे जो भी कहें, आपके जाने से अनिवार्य रूप से बाधाएं पैदा होंगी और यह फैलाया जाएगा कि आपने कांग्रेस के विरुद्ध उठाए गए कदमों को अस्वीकार कर दिया, जिसका आपने पूरे दिल से समर्थन किया था। अगर आप अभी चले गए तो आपका अपने उन सहयोगियों से टकराव अवश्यंभावी होगा जिन्होंने आपके साथ ये फैसले लिए थे। सर सीपी इनमें से किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते थे। फिर भी गांधी जी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद देश में जो तूफान आया, वह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने अंततः सरकार छोड़ दी, यह दिखाते हुए कि वे किसी और की सेवा में ऐसा कर रहे थे, और उनका एक उच्च उद्देश्य था जिसे कांग्रेस ने भी खतरे में डाल दिया था। अपने जाने की व्याख्या करते हुए सर सीपी घोषणा की कि गांधी जी और कांग्रेस के हालिया बयानों ने भारतीय राज्यों की संभावनाओं को खतरे में डाल दिया है, जिनकी सेवा उनका आजीवन प्रयास रहा है, और वे इस्तीफा दे रहे हैं ताकि वे राज्यों और उनके शासकों के समक्ष इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई कि त्रावणकोर के शासक को अपने निर्णय के बारे में पहले ही सूचित कर दिया। वायसराय के लिए यह बयान कितनी राहत की बात थी। सदस्य को ब्रिटिश कार्यों का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि एक अन्य पद से उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए पद छोड़ने की कृपा प्राप्त हुई थी।
स्वाभाविक रूप से अनुवर्ती उपाय भी शामिल थे। अन्य सदस्यों ने यह भी नहीं किया। वे अडिग रहे। वास्तव में चूंकि उन्होंने दमन का समर्थन किया था, वे किसी भी अंग्रेज, यहां तक कि एक ब्रिटिश को भी ऐसी कोई बात कहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिसे उपायों की आलोचना के रूप में समझा जा सके। और आंदोलन को दबाने के मुख्य निर्णय का समर्थन करने के बाद गांधी जी और अन्य नेता संपर्क से बाहर और शक्तिहीन हो गए थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा, और इसलिए उन्होंने हर महत्वपूर्ण अनुवर्ती उपाय का समर्थन किया, चाहे वह हड़तालों को समाप्त करना हो या झूठ हो। कुछ उदाहरणों से इन सदस्यों द्वारा उठाए गए कदमों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, द स्टेट्समैन द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह उन दिनों अंग्रेजों की आवाज था। अगर ऐसे अखबारों के प्रकाशक कभी आधिकारिक रुख से असहमत होते थे, तो इसकी वजह यह थी कि उनका मानना था कि उनके पास एक ऐसा तरीका है जो भारत में ब्रिटिश हितों की रक्षा सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों से बेहतर ढंग से कर सकता है। जुलाई 1942 के बढ़ते तनाव ने ऐसा ही एक अवसर प्रदान किया। 6 अगस्त और फिर 10 अगस्त को द स्टेट्समैन ने ऐसे संपादकीय प्रकाशित किए जो वायसराय और उनकी परिषद को नापसंद थे। वायसराय ने संपादकीय की प्रतियों के साथ राज्य सचिव को तार भेजे और उनसे अनुरोध किया कि वे अखबार के नियंत्रकों को ऐसे लेखों पर सरकार की नाराजगी से अवगत कराएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियंत्रकों को न केवल कलकत्ता में ब्रिटिश संपादक को चेतावनी देनी चाहिए, बल्कि चूंकि चेतावनियों का स्पष्ट रूप से वांछित प्रभाव नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें बोर्ड से अनुरोध करना चाहिए कि वह उन्हें तुरंत छुट्टी पर भेज दे और फिर किसी अधिक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करे। कांग्रेस नेताओं के जेल जाने के अगले दिन अखबार के 10 अगस्त के अंक में प्रकाशित एक संपादकीय की ओर राज्य सचिव का ध्यान आकर्षित करते हुए वायसराय ने कहा, मुझे डर है कि वह समय निकट आ रहा है जब हमें हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता कि कैटो मूर को गोपनीय रूप से यह निर्देश देने पर विचार करेंगे या नहीं कि वे सविनय अवज्ञा और कांग्रेस की स्थिति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी संपादकीय संदर्भों से बचें, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे स्वयं उचित टिप्पणी की सीमा के भीतर रहने में असमर्थ हैं। ऐसे पाठकों के मनोबल और आत्मविश्वास पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव, जिनके पाठ अब आपके पास एक के बाद एक हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। राज्य सचिव ने इस मामले को उठाया और एक उत्तर तार भेजा। नतीजा, पिछले प्रयासों के अलावा कैटो ने 19 मई को मूर और 18 जून को रिचर्डसन को बेहद जोरदार टेलीग्राम भेजे, जिसमें कहा गया था कि अगर मूर 19 मई के टेलीग्राम का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत कंपनी छोड़ देनी चाहिए। रिचर्डसन का जवाब मिलने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूर ने संकेत दिया था कि अगर उन्हें जबरन हटाया गया तो क्या पदोन्नति हो सकती है, कैटो ने रिचर्डसन को एक और टेलीग्राम भेजा जिसमें कहा गया था कि अगर मूर एक टीम के रूप में काम नहीं करेंगे और मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अनुबंध की समाप्ति तक पूर्ण वेतन पर छुट्टी देकर ऐसा किया जा सकता है। पदोन्नति के संबंध में उन्होंने अपने सहयोगियों से झगड़ा नहीं किया, लेकिन अगर वे पदोन्नति को बढ़ावा देकर उनसे झगड़ा करना चाहते थे, जिसकी धमकी मूर को अनुचित लगती, तो कैटो को इसकी कोई चिंता नहीं थी और इससे मूर पर बुरा असर पड़ता, साथ ही कैटो का सम्मान और दोस्ती भी कम होती। एक अलग टेलीग्राम में कैटो ने रिचर्डसन से इस मामले में आगे कोई टेलीग्राम न भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने हर संभव मार्गदर्शन प्रदान किया था और अब रिचर्डसन, जो स्टेट्समैन कंपनी के अध्यक्ष हैं, और निदेशकों को इस मामले से निपटना होगा, जिसमें उन्हें कैटो का पूरा समर्थन और अधिकार प्राप्त है। स्थिति वायसराय और उनकी परिषद के संतोष के अनुरूप नहीं सुधरी। उन्होंने राज्य सचिव के समक्ष एक और विरोध दर्ज कराया। सचिव ने इस मामले को फिर से उठाया और वायसराय को उस केबल की एक प्रति भेजी जो बाद में कलकत्ता भेजी गई थी। तार में लिखा था, मुझे यकीन है कि मुझे आपको और मूर पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टेट्समैन वर्तमान संकट में वायसराय और उनकी सरकार को अपना पूरा समर्थन दे। सरकार के अधिकार को चुनौती दी गई है और पहले चाहे जो भी राजनीतिक विचार व्यक्त किए गए हों, वर्तमान स्थिति अब राजनीति का नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, जिसका पूर्ण समर्थन करना हमारा कर्तव्य है।
मुझे आप दोनों पर भरोसा है। 10वीं के नेता इस भावना के पूरी तरह से विरोधी हैं। स्पष्ट समाधान यही है कि उन्हें तुरंत अपना अनुबंध समाप्त करने के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। वायसराय ने 12 अगस्त को एक अत्यावश्यक, निजी और व्यक्तिगत तार द्वारा अमेरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने अमेरी को सूचित किया कि वे कलकत्ता के गवर्नर को सूचित कर रहे हैं कि कलकत्ता के कर्मचारियों को क्या सलाह भेजी गई है, और उन्होंने अमेरी को इस मामले पर अपनी परिषद की भावनाओं से अवगत कराया। वे राजा से भी ज्यादा वफादार थे और स्वाभाविक रूप से कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी, खासकर अगर वह किसी अंग्रेज की ओर से आती, तो और भी तीखेपन से ली जाती, यह दर्शाते हुए कि वह एक साथी था। इस मामले पर वायसराय के नए तार में लिखा था, मैं बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे लिए कैटो को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मैं हर्बर्ट को गोपनीय रूप से स्थिति से अवगत करा रहा हूं और उनसे रिचर्डसन से संपर्क करने और उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार करने का अनुरोध कर रहा हूं। यह और भी जरूरी है कि कुछ किया जाए, जैसा कि 10 अगस्त के द स्टेट्समैन के नेता ने आज मेरी परिषद में उठाया, जब मूर और द स्टेट्समैन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की तीव्र इच्छा व्यक्त की गई। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि मूर के प्रति हमारी नरमी को व्यापक रूप से नस्लीय भेदभाव माना जाता है, जबकि बेंटहॉल ने संकेत दिया कि कई यूरोपीय लोग द स्टेट्समैन के साथ एक सख्त नीति का स्वागत करेंगे, जो इस हद तक शर्मिंदगी का स्रोत था कि इसे व्यापक रूप से नस्लीय भेदभाव माना गया। वायसराय ने लंदन से प्राप्त केबलों की प्रतियां बंगाल के गवर्नर सर जे हर्बर्ट को भेजी और कहा, आपके और मेरे बीच मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि रिचर्डसन की कमजोरी इस परेशानी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता क्योंकि वे कलकत्ता में हैं। क्या आप उन्हें बुलाकर गोपनीय रूप से उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तार का सार बता सकते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से उस तार के अंत में दिए गए सुझाव से सहमत हूं। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मूर मामले में मेरा धैर्य पहले ही बहुत कम हो चुका है। दो दिन बाद वायसराय किसी तरह अमेरी को इस सुखद परिणाम की सूचना देने में कामयाब रहे, यह दावा करते हुए कि यह स्वतःस्फूर्त था और सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने उस तार को दोहराया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बंगाल के गवर्नर से मिला था। गवर्नर ने अभी अभी रिपोर्ट दी थी, मैंने इस मामले पर रिचर्डसन से चर्चा की है। 10 अगस्त को स्टेट्समैन के निदेशकों की एक बैठक में यह सहमति बनी थी कि मूर को सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए पूरे वेतन पर छुट्टी दी जाए और यह छुट्टी जल्द से जल्द दी जाए। वायसराय ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जैसा कि आप देखेंगे, स्टेट्समैन बोर्ड ने कैटो के निर्देशों के अनुसार काम किया, मेरे हर्बर्ट से संपर्क करने से पहले ही। यह बहुत संतोषजनक है। उन्होंने यह नहीं जोड़ा कि कैटो को ये निर्देश वायसराय की अपनी शिकायतों के कारण भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं फिर से कहना चाहूंगा, लिनलिथगो ने आगे कहा, इस मामले में आपके समर्थन के लिए मैं कैटो और आपका कितना आभारी हूं, जो मुझे विश्वास है कि यूरोपीय मनोबल को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगले एक और उदाहरण पर विचार करें, जो सरकार की प्राथमिकताओं, उसके पाखंड और उसके सहयोगियों की कायरतापूर्ण चिंताओं को दर्शाता है। 28 मई 1942 को सरकार ने इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यालयों पर छापा मारा। उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें युद्ध और उसकी कार्रवाइयों पर कांग्रेस के रुख पर हुई चर्चा दर्ज थी। वायसराय ने 2 जून को इन दस्तावेजों की प्रतियां विदेश मंत्री को लंदन भेजी। 31 जुलाई की रात को वायसराय की परिषद ने इन दस्तावेजों के उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए बैठक की। वायसराय ने 1 अगस्त को विदेश मंत्री को भेजे अपने अत्यावश्यक, निजी और व्यक्तिगत तार में इस चर्चा का वर्णन किया। हमने कल रात परिषद में 28 मई को इलाहाबाद स्थित कांग्रेस कार्यालयों से जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रेस को जारी करने के मुद्दे पर चर्चा की, जिनकी प्रतियां मैंने आपको 2 जून के अपने पत्र में भेजी थीं। प्रमुख और मेरे अलावा मुदालियर, मोदी, सरकार, फिरोज, बेंथल, उस्मान, अंबेडकर और श्रीवास्तव उपस्थित थे। परिषद ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि इन दस्तावेजों को प्रेस को जारी किया जाना चाहिए। मोदी को छोड़कर सभी, जिन्होंने शुरुआत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद रिलीज का समर्थन किया था,
लेकिन अंततः बहुमत में शामिल हो गए, ने जल्द से जल्द रिलीज का समर्थन किया और हम 5 अगस्त के सुबह के अखबारों में प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैं। उपस्थित 2 भारतीयों को कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर नहीं ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के औचित्य को लेकर। वे एक बिल्कुल अलग मुद्दे को लेकर चिंतित थे, अर्थात क्या ये समाचार पत्र एक राष्ट्रवादी नेता पंडित नेहरू को अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रकाश में प्रस्तुत कर रहे थे। जैसा कि वायसराय ने अपने तार में स्पष्ट कर दिया था, मुदलियार और आम्बेडकर ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की कि दस्तावेज नेहरू को अत्यधिक अनुकूल प्रकाश में नहीं दिखाएगा, लेकिन परिषद की आम सहमति, जिसे मुदलियार और आम्बेडकर ने चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया, यह थी कि इन अंतरंग चर्चाओं में प्रदर्शित नेहरू के रवैये और बाद में गांधी के प्रति उनके सार्वजनिक रवैये और झुकाव के बीच के अंतर का दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंथल ने इस सबूत के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया कि कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्य भारत द्वारा दुश्मन के साथ विश्वासघात पर विचार करने को तैयार थे। गांधी के मसौदे और नेहरू के बयान में कुछ वाक्यों में इस तथ्य का उल्लेख था कि इस प्रवृत्ति को जापान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए गांधी की तत्परता के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा, जिसका गलत उद्देश्यों के लिए फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही भारत में अमेरिकी उपस्थिति और विदेशी सैनिकों के इस्तेमाल के हानिकारक संदर्भ भी दिए जा सकते हैं। गृह विभाग आपको आधिकारिक तौर पर टेलीग्राफ करेगा जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रेस को सौंपने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और आपका सूचना विभाग इन दस्तावेजों के प्रसार में हमें वही अमूल्य सहायता प्रदान कर पाएंगे जो आपने अब तक की है। यह स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के लाभ के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जापान के साथ बातचीत करने की तत्परता और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में विदेशी सैनिकों के प्रयोग आदि के प्रति उनके आलोचनात्मक रवैये पर प्रकाश डालें। अमेरी निश्चित रूप से इस बात से प्रसन्न थे कि इन दस्तावेजों के प्रकाशन से कांग्रेस को कितनी असुविधा होगी और इससे अंग्रेजों को कितनी मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध चल रही गतिविधियों को जानते हुए और उस समय गांधी जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए गोला बारूद तैयार रखना कितना जरूरी होगा, उन्होंने इन दस्तावेजों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे बैठक के बाद तक सुरक्षित रखने की सलाह दी, और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके आकलन में ये दस्तावेज वास्तव में एक जबरदस्त झटका साबित हो सकते थे। इसलिए अमेरी ने 3 अगस्त को लिनलिथगो को एक अत्यंत जरूरी व्यक्तिगत तार भेजा। उन्होंने कहा, हालांकि आपकी परिषद के सर्वसम्मत निर्णय को देखते हुए मैं आमतौर पर कोई वैकल्पिक रास्ता सुझाने में बहुत हिचकिचाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण विचार रखने चाहिए जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, जो प्रकाशन को स्थगित करने की वांछनीयता की ओर इशारा करते हैं जब तक गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कारण बताए। AI.CC कार्यसमिति को इसे अस्वीकार करने का अवसर दिए जाने से पहले इसे प्रकाशित करना उत्तेजक लग सकता है और अजीब तरह से यह सवाल उठा सकता है कि हमने यह जानकारी आखिरी क्षण तक क्यों रोके रखी। दूसरी ओर, यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यसमिति का समर्थन करती है और मैं फिर से दोहराता हूं, इसे प्रकाशित करते हैं, तो यह आपकी सहनशीलता को दर्शाता है और साथ ही कठोर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त औचित्य भी प्रदान करता है। यह वास्तव में एक विनाशकारी झटका हो सकता है। मुझे पता है कि आपके सलाहकार इस संभावना से प्रभावित हैं कि प्रकाशन कई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्यों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है और इस प्रकार संभवतः उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का समर्थन करने से रोक सकता है। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत किए गए तर्कों के महत्व पर गंभीरता से विचार करें। यदि यह उन अपेक्षाओं के विपरीत है जिनकी हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपेक्षा की जाती है, तो यह समर्थन नहीं करता है। कार्यकारी समिति का संभवतः यह मानना है कि गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, भले ही वे उनकी नीति का पालन करने का निर्णय लें। ऐसी स्थिति में यह सामग्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक बहुत ही मजबूत औचित्य प्रदान करेगी।
अतः यह समझना होगा कि इस स्तर पर सामग्री के प्रकाशन का अर्थ संबंधित कांग्रेस नेताओं के साथ संबंधों का अंतिम रूप से विच्छेद होगा। राज्य सचिव ने वायसराय से अनुरोध किया कि वे तत्काल तार द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। हालांकि वायसराय और उनकी टीम ने 5 अगस्त की सुबह सामग्री का प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। इसे रॉयटर्स के 12 आउटलेट्स को भेजा गया और इसे द हिंदू के संपादक को पहले ही भेज दिया गया, जो एक ऐसा अखबार है जो हमेशा अपने विचारों को उन विचारों के साथ मिलाने का तरीका ढूंढने में सक्षम रहा है जो ब्रिटिश प्रतिष्ठान को नाराज नहीं करते। राजाजी को इस बात का पता चल गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने वायसराय से विरोध किया और एक ठोस तर्क दिया, अर्थात ब्रिटिश निष्पक्षता की भावना की अपील, एक तरह से ब्रिटिश सम्मान की। वायसराय ने राजाजी के इरादे के विपरीत निष्कर्ष निकाला कि राजाजी ने सामग्री प्रकाशित करने की योजना का विरोध किया था, जिससे वायसराय को यह सिद्ध हो गया कि बैठक में जो कुछ हुआ था उसे जालसाजी के आरोप में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसके प्रकाशन से कांग्रेस नेताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, इसलिए वे सामग्री प्रकाशित करने के लिए और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने 3 अगस्त को राज्य सचिव को लिखे अपने पत्र में इस घटनाक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, इस बीच आज मुझे राजगोपालाचारी की एक अपील प्राप्त हुई है, जिन्होंने यह द हिंदू के संपादक द्वारा भी विश्वासघात है, जिन्हें ये पत्र 5 तारीख को गोपनीय रूप से प्रकाशित करने के लिए भेजे गए थे। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में सुनकर मुझे एक तार भेजा है, जिसमें मैं अलग से दोहराता हूं कि इनके किसी भी उपयोग का कड़ा विरोध है। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उन्होंने यह नहीं कहा, हालांकि वे चर्चा में उपस्थित थे, कि ये पत्र जाली थे या उनकी विषय वस्तु का कोई आधार नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि ऐसे गोपनीय पत्रों को प्रकाशित करना संविधान का एक दुखद दुरुपयोग था। बेशक मैं इस दृष्टिकोण को उतना ही स्वीकार नहीं कर सकता जितना कि मैं कैबिनेट के पत्रों के साथ तुलना करने के उनके प्रयास को स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उनकी और श्रीनिवासन की त्वरित प्रतिक्रिया ने मेरे पहले के इस विश्वास की पुष्टि की कि इस प्रकाशन का कांग्रेस के कुछ वर्गों पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसका पार्टी के अधिक जिम्मेदार तत्वों पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। अगले दिन वायसराय ने विदेश मंत्री को भेजे अपने तत्काल तार में इस मामले पर फिर से विचार किया। उन्होंने कहा, आज सुबह का हिंदुस्तान टाइम्स इन दस्तावेजों के प्रकाशन का पूर्वाभास देता है और मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि प्रकाशन रोकना अव्यावहारिक होता, जबकि राजनीतिक रूप से मेरा मानना है कि इस समय हम जितना जोर लगाएं उतना ही बेहतर होगा। आपका यह सोचना सही है कि परिषद ने तत्काल प्रकाशन का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इससे AI.cc में मतभेद रखने वालों को प्रभावित करने की उम्मीद थी, और यह चिंता भी कि कहीं यह न लगे कि इस महत्वपूर्ण सामग्री के उपलब्ध होने के बावजूद हमने जानबूझकर इसे तब तक रोके रखा जब तक कि यह उदारवादी विचारों को मजबूत न कर सके या मतभेद रखने वालों को प्रभावित न कर सके। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको बता दूं कि मैंने परिषद को यह नहीं बताया था कि इसे कब प्रकाशित किया जाए और उनका फैसला बिल्कुल स्वतःस्फूर्त था। अमेरिकियों को इस अब्रिटिश जैसे कदम के बारे में समझाना मुश्किल था। लंदन की सरकार, जिसके पास वायसराय का 2 जून का पत्र मिलने के बाद से ही ये दस्तावेज मौजूद थे और जो प्रकाशन के समय के पक्ष विपक्ष पर वायसराय के साथ चर्चा कर रही थी, ने यह दिखावा किया कि प्रकाशन का निर्णय उसके लिए भी एक आश्चर्य था। तत्कालीन विदेश कार्यालय में कार्यरत एंथनी ईडन ने वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि को एक अति तत्काल और गोपनीय तार भेजा और उनसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट को क्लेमेंट एटली का निम्नलिखित अति गोपनीय संदेश पहुंचाने को कहा। मैं और मेरे सहयोगी चाहते थे कि आपको भारत सरकार के उस निर्णय के बारे में पहले से पता होता, जो हमें 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के 1 मई के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी कार्यसमिति की चर्चा से संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए अंतिम समय पर ही सूचित किया गया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, खासकर गांधी जी के पराजयवादी दृष्टिकोण के विनाशकारी खुलासों वाले ये दस्तावेज कुछ समय से भारत सरकार के हाथों में थे, लेकिन उन्होंने इन्हें प्रकाशित करने या कांग्रेस नेताओं पर कोई रोक लगाने से परहेज किया, इस उम्मीद में कि संयम की सलाह और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्त विचार किसी भी अतिवादी फैसले को टाल सकते हैं।
दुर्भाग्य से यह उम्मीद धीरे धीरे कम होती गई और बहुत खोजबीन के बाद भारत सरकार ने लगभग आखिरी समय में प्रकाशन का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे पार्टी के नेताओं को उनकी असली पहचान दिखाकर पार्टी में झिझक को रोकने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधि को लंदन में भारत के ब्रिटिश विदेश मंत्री ऑनेरी की ओर से वाशिंगटन में विदेश मंत्री को एक संदेश देने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने में बहुत मेहनत की गई। अफसोस, इन खुलासों से वह जादू नहीं चला जिसका ब्रिटिश शासकों ने खुद को यकीन दिलाया था। प्रकाशन के 3 दिन बाद अमेरी ने मध्य पूर्व के दौरे पर गए चर्चिल को एक महत्वपूर्ण अति गोपनीय तार भेजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की आशंका के मद्देनजर 5 अगस्त की सुबह भारत सरकार ने गांधी जी के मूल मसौदा प्रस्ताव और उस पर अप्रैल के अंत में कार्यसमिति में हुई चर्चा का पाठ जारी किया। कांग्रेस नेताओं की पराजयवादी प्रवृत्तियों को उजागर करके इसका यहां और अमेरिका में प्रेस पर बहुमूल्य प्रभाव पड़ा, लेकिन यह संदिग्ध है कि भारत में कांग्रेस नेताओं की साख को धूमिल करने में इसका कोई खास असर हुआ है या नहीं। यही क्रम चलता रहा। एक सोची समझी चाल से दूसरी चाल सरकार और उसके सहयोगियों के पास यह मानने का पूरा कारण था कि गांधी जी सितंबर के मध्य तक कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, कि जैसा कि उनकी आदत थी वे तब तक कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे जब तक कि कोई समाधान खोजने का अंतिम रास्ता न खोज लिया जाए। फिर भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर हमला किया और यह साबित कर दिया कि वे एक भयावह विद्रोह शुरू करने वाले हैं। वायसराय और उससे भी ज्यादा सहयोगियों को लगा कि कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी न केवल उन्हें असुविधा पहुंचाएगी बल्कि सहयोगियों की पोल भी खोल देगी, और इसलिए उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के लिए स्पष्टीकरण गढ़े। जो थोड़ी बहुत टालमटोल हमने देखी है वह उस आधिकारिक पुस्तिका में व्यापक विकृतियों के सामने कुछ भी नहीं है जिसे सरकार ने अपने दमनकारी उपायों को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त गृह सचिव रिचर्ड टॉटेनहैम के हस्ताक्षरों के साथ जारी किया था। और हर कदम पर कार्यकारी परिषद को न केवल सूचित किया गया बल्कि उसकी सहमति भी ली गई।